नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू पर खास प्रोग्राम दो रुख। किसी भी मौजू, किसी भी मसले के और किसी भी विषय के दो रुख जरूर होते हैं। अगर कोई वाकया, कोई सियासी उलटफेर कहीं होता है तो उसका दो रुख क्या है, कौन लोग उसके हक में हैं, कौन उसकी मुखालफत में है। दरअसल आज हम बात करने जा रहे हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी में हुई टूट की। जैसा आप सभी जानते हैं, इस पार्टी के कौमी सदर असदुद्दीन ओवैसी हैं और असदुद्दीन ओवैसी पिछले कई सालों से अलग अलग रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात या फिर जो बल्दियाती इंतखाबात होते हैं उसमें काफ़ी सरगर्म रोल वो अदा कर रहे हैं। और लगातार जिस तरह से तेलंगाना में उनकी पार्टी कामयाबी हासिल करती रही है, उसके बाद अगर कोई ऐसी रियासत जो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड नजर आती है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए, तो वो है बिहार। आपको याद होगा बिहार में जब 2020 में इंतखाबात हुए थे तो वहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तकरीबन 90 के आसपास जो है वो सीटों पर उन्होंने इंतखाब लड़ा था और उनके 5 एमएलए जीत कर आए थे। यानी तेलंगाना से बाहर किसी भी रियासत में असेंबली इंतखाबात में 5 एमएलए जीत कर आना, ये पहली बड़ी फतेह थी या जीत थी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए। और उससे ऐसा समझा जाने लगा था कि क्या एमआईएम बिहार में भी अब एक बड़ी ताकत बनकर उभरेगी आने वाले और इंतखाबात में। इन्हीं सब बीच के बाद अभी एक रोज कबल जो उलट फेर हुआ है, जो तब्दीली हुई है, जो उसमें एक हालात ने करवट ली है, वो ये है कि बिहार के 5 एमएलएज में से जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए थे, उनमें से 5 में से 4 एमएलएज ने पार्टी छोड़कर आरजेडी का दामन थाम लिया। क्योंकि कुल 5 थे, उनमें से 4 ने आरजेडी का दामन थाम लिया। एक यानी अख्तरुल ईमान जो बिहार में एमआईएम के सदर भी हैं, उन्होंने ये कदम नहीं उठाया। वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ अपनी वफादारी जो वो निभा रहे हैं, पार्टी के साथ अपनी वफादारी निभा रहे हैं। हालांकि उन्होंने बाद में यहां तक भी कह दिया कि मैं अकेला जब मैं एक था, टूटा था, तो मैं 5 जिता कर लाया, अब हमारे 4 अगर टूटे हैं तो मैं 25 जिता कर लाऊंगा। ये बात कहने की है। लेकिन ये तो बहुत एक अहम बात है कि आखिर एमआईएम ने, जिसने तेलंगाना के बाहर किसी रियासत में जहां पर अपनी एक मजबूत पकड़ बनाई थी, पैठ बनाई थी, वहां आखिर ऐसा क्या हो गया कि इनके टिकट पर लड़ने वाले उम्मीदवार और जीतने वाले उम्मीदवार, जिनको वहां के लोगों ने जिताया, भरोसा करके जिताया, ऐसा क्या हो गया कि 5 में से 4 एमएलएज ने जो है पाला बदल लिया, आरजेडी में चले गए। तो क्या आरजेडी ने उन्हें तोड़ने की कोशिश की, या क्या ये खुद जो है चाहते थे कि हम किसी ऐसी पार्टी का हिस्सा बन जाएं जो बड़ी पार्टी हो, जिसका बिहार में एक जो है असर रसूख हो, दबदबा हो। और क्या इससे अब यह सबक मिलता है कि बिहार में जिन लोगों ने भी इन चार असेंबली हलकों में जिन्होंने इन पर यकीन किया था, इन पर भरोसा किया था, पार्टी पर यकीन किया था, असदुद्दीन ओवैसी पर यकीन किया था, तो क्या वो यकीन उन वोटरों का बरकरार रहेगा? क्या वो फिर से एमआईएम को वहां जिताएंगे, ये जानते हुए कि एमआईएम के जो एमएलएज हैं ये भी बीच रास्ते में जो है ये अपनी मंजिल बदल लेते हैं। जैसा कि बार बार असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस के बारे में हमेशा ये कहते रहते हैं अलग अलग शहरों में जाकर कि कांग्रेस को आप वोट देकर जिताते हैं और कांग्रेस वाले बाद में जो बीजेपी में चले जाते हैं या किसी और पार्टी में चले जाते हैं, तो आप अपना वोट बर्बाद ना करें, जाया ना करें, आपका वोट वो लेते हैं, चले जाते हैं कहीं और। तो क्या अब एमआईएम के बारे में भी लोग ऐसा नहीं सोचेंगे कि एमआईएम को जिताया गया और एमआईएम के चारों एमएलए जो है वो आरजेडी में चले गए? बहरहाल ऐसे कई सवाल हैं और इसके क्या दो रुख हैं, इस बारे में जानने के हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं कलीमुल हफीज जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दिल्ली के सदर है, और हमारे साथ कुछ देर में होंगे प्रोफेसर राम बली सिंह जो एमएलसी है आरजेडी के। कलीमुल हफीज साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ उर्दू में। और मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि तेलंगाना के बाहर अगर एमआईएम कहीं पर बहुत ज्यादा मजबूत नजर आ रही थी असेंबली सीटों की अगर हम बात करें, तो बेशक वो बिहार रियासत थी, लेकिन बिहार में 5 में से 4 एमएलए आपके, वो आपके पार्टी से अलग होकर आपको टाटा बाय बाय कहकर आरजेडी में चले गए। क्यों ऐसा हुआ? देखिए, बहुत अफसोस की बात है कि ये तमाम नाम नेहाद सेकुलर पार्टियां मुसलमानों का वोट तो चाहती हैं,
लेकिन मुसलमानों की लीडरशिप इन्हें हजम नहीं होती। हम्म। एक नजर नहीं देखना चाहते कि आखिर वो पसमानदा, गरीब और हर एतबार से पिछड़ गई कम्युनिटी मुसलमान अपनी सियासी क़यादत की बात करें। इसीलिए ये आरजेडी हो या और दूसरी पार्टियां हो, ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को तो कोसती हैं कि वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। और देखिए, खुद आरजेडी चीफ ने कहा, या तेजस्वी का जो ट्वीट है, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई और गला दबा दिया गया, और एक पार्टी जो चुनी हुई थी उनके एमएलए को तोड़ लिया गया, लेकिन लोकतंत्र का चीरहरण कर दिया। उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। उसकी वजह यह है कि ये पार्टियां जो कहती हैं और जो करती हैं उनमें बहुत फर्क है। इन्हें मुसलमान एज ए वोटर चाहिए, वो भी बंधुआ वोटर चाहिए। और अगर कोई मुसलमानों में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव भी हो, एमएलए हो या एमपी हो, तो वो इनकी रखेल हो। ये नहीं चाहते कि वो आजाद हो। जाहिर है कि जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हमारे बिहार के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब की मेहनत और काविशों से, 5 साल अंत तक मेहनतों से, जो बिहार के पूरे देश का सबसे पिछड़ा इलाका है सीमांचल, वहां के आवाम से जो वादा करके और उस पार्टी के लिए जो मैंडेट लेकर आए और अपने एमआईएम के नुमाइंदों को पतंग के निशान पर और एमआईएम के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जबान या उनकी क़यादत या उनकी क्रेडिबिलिटी पे वहां की आवाम ने इनको जिता के भेजा। और ये लोग हैं जो आरजेडी के जूते उठाने को तैयार थे, लेकिन इनको टिकट नहीं दे रही थी आरजेडी ने रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन हम इनसे कहा, जब ये हमारे पास आए और उन्होंने खुशामद की हमारी, हमने इनसे कहा ठीक है, हम आप पे भरोसा करते हैं, लेकिन आप हमसे वादा करिए कि आप हमारे साथ धोखा नहीं करेंगे। इन्होंने बाकायदा कसम खाई है, शपथ ली है कि हम धोखा करेंगे। लेकिन आप विशाल साहब बताइए कि एक लोकतंत्र में जहां मुसलमान सबकी आंख का किरकिरी बना हुआ है, सबने से अछूता बना दिया है, वहां जब कौम को खुद अपने नेताओं से जब धोखा मिलता है तो कितनी तकलीफ होती है। तो आज जो मुकाम है, ये जो 4 एमएलए गए हैं, इन्होंने आईएमआईएम से धोखा नहीं किया है, इन्होंने मिल्लत के साथ धोखा किया है। अब मिल्लत इस तरह के मीर जाफरों के साथ अच्छा सलूक जानती है, वो इनको वक्त आने पर सबक सिखाएगी। इनके जाने से ना तो मजलिस पर कोई फर्क पड़ा, न बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो उनके ख्याल या जो उनका मिशन है, उन्हें उस पर कोई असर पड़ेगा। और इंशाअल्लाह जिस तरह से हमारे जो अख्तरुल ईमान साहब ने ये बात कही कि मैं अकेला आया था, 4-5 एमएलए मैंने पैदा किए या बनाए, और अब इंशाअल्लाह ये 4 तोड़े हैं, तो इंशाअल्लाह मैं 24 एस्टेब्लिश करूंगा, 24 दूंगा। तो आप देखना कि ये जो गए हैं, इसका खमियाजा आरजेडी को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आरजेडी एक तरफ तो ये कहती है कि वो हमारा माई कॉम्बिनेशन है, तो माई कॉम्बिनेशन में इनकी कोई वैल्यू नहीं है। मुसलमानों के एहसास का कोई इनको एहसास नहीं है कि एक तरफ तो इन्होंने इलेक्शन के टाइम पे भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ किसी तरह का कोई इश्तराक नहीं किया, किसी तरह का गठबंधन नहीं किया, और तमाम छोटी बड़ी पार्टियों से इन्होंने इश्तराक कर लिया, एक सीट जीतने वालियों से भी कर लिया। लेकिन जो एमआईएम जिसके साथ पूरा 18% अवाम एक तरफ लगी हुई थी, उसको इन्होंने मौका नहीं दिया। लेकिन उसके बाद हम अकेले लड़े या हम और दूसरी पार्टियों के अलायंस में लड़े, और अल्हम्दुलिल्लाह 5 सीटें जिता के हमने इनको दिखाया कि देखिए अकलियत अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल वॉइस चाहती है, लेकिन इनको ये वॉइस मंजूर नहीं। इन्होंने ये षड्यंत्र रचकर हमारे जो कम्युनिटी यानी मुसलमानों, मेरा एक सवाल यहां पर है कलीमुल हफीज साहब, मेरा सवाल एक है, अख्तरुल ईमान ने क्यों पार्टी नहीं छोड़ी? अख्तरुल ईमान ने इसलिए पार्टी नहीं छोड़ी कि वो कमिटेड आदमी है। तो क्या इसका मतलब कि बाकी 4 आपने कमिटेड आदमी नहीं लिए थे? नहीं। क्या आपकी पार्टी ने जांच पड़ताल नहीं की थी, या कुछ ऐसे पैरामीटर्स तय नहीं किए थे कि हम कैसे लोगों को लेंगे? आखिर ये सवाल तो आला कमान पर भी उठेगा ना कि आपने कैसे लोगों को टिकट दे दिया? क्या उनसे बेहतर लोग वहां टिकट पाने के मुस्तहिक नहीं थे? ये सवाल तो उठेगा। देखिए, आज हिंदुस्तान की जमहूरियत में जो नंगा नाच हो रहा है विशाल साहब, नॉर्थ ईस्ट से लेके और साउथ तक, और नॉर्थ और जो वेस्ट से लेके ईस्ट तक, तो तरफ एक ही नंगा नाच हो रहा है कि ताकत और पैसे और धन बल के तौर पर या उसके बल पर सब कुछ हो रहा है। चुनी हुई सरकारें गिराई जा रही हैं, कोई पार्टी किसी तरह की भी हो उसका खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है। आप
राज्यसभा में और एमएलसी के चुनाव में देख चुके हैं। तो सवाल ये है मैं वही सवाल आपसे दोहरा रहा हूं। असदुद्दीन ओवैसी साहब बार बार ये बात कहते हैं, अभी वो मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं इन दिनों, वहां भी उन्होंने ये कहा कि मुसलमानों ने यहां कांग्रेस का साथ दिया, कांग्रेस वाले टूट करके बीजेपी में चले गए। उससे पहले उन्होंने जो है और दूसरे शहरों का वो एग्जाम्पल देते रहे हैं। गुजरात के बारे में उन्होंने ये बात कही है, कर्नाटक के बारे में बात कही है। तो भाई अब तो लोग आपसे भी यही सवाल पूछेंगे कि आपके उम्मीदवारों को जिन्हें आपने टिकट थमाया था, जिन्हें आपने असदुद्दीन ओवैसी ने टिकट थमाया था, तो ऐसे को कैसे आपने टिकट थमा दिया जो एक टर्म के लिए भी जो है आपका भरोसा, आपका एतमाद जो है वो उम्मीदवारों वहां के लोगों का वो पाने में कामयाब नहीं रहे, छोड़ के चले गए। देखिए एक बात और कहते हैं असद साहब, अगर आप उनकी तकरीरें गौर से सुनेंगे तो वो ये बात कहते हैं कि मुसलमानों, ये नाम नहायत सेकुलर पार्टीज ने गुलामी तुम्हारा मुकद्दर बना दिया है, तुम इस गुलामी के सिंड्रोम से बाहर आओ और अपनी आजाद क़यादत को कायम करो। तो ये जो सिंड्रोम में चली गई है कौम, जिसको वो बाहर निकाल कर आ रहे हैं, तो अब उसमें होता ही है कुछ ना कुछ लोग जरूर ऐसे रह जाते हैं जो फिर उसी सिंड्रोम में चले जाते हैं। तो जो 5 एमएलए थे हमारे, उसमें एक जो हमारे वहां के अध्यक्ष हैं, उनको तो वो बात समझ में आ गई और वो एक पूरे एक मजबूत पिलर की तरह खड़े रहे। लेकिन ये 4 लोग फिर वो अपने गुलामी उन्होंने अपना मुकद्दर बना ली। आपने देखा जैसे ही वो एक इजहार असफी साहब एमएलए जो थे, जिनका नाम है, जो कोची रामन से हैं, वो टोपी पहनते थे, लेकिन जैसे ही वहां गए उनके दरबार में आरजेडी के, तो सबसे पहले तो टोपी उतार दी। दूसरी बार जब उनका लालू प्रसाद यादव जी से मुलाकात हुई तो सबने मिलाया, लेकिन एक एमएलए जाके उनके पैर छू रहे हैं। तो आज ये सोशल मीडिया पे ये पूरी पोस्ट गर्दिश हो रही है कि देखिए हमने अपने सीने से लगाया था, इज्जत दी थी, लेकिन तुम फिर पैरों में गिर गए, या उसी पार्टी ने फिर आपको अपने कदमों में गिरा दिया। तो ये जो सिंड्रोम है और जिस तरीके से 70-75 साल में जो कांग्रेस या नाम नहायत सेकुलर पार्टीज ने मुसलमानों का इस्तेसाल किया है और इन अंदर जो लीडरशिप डेवलप होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं डेवलप नहीं होने दी है, उसी की वजह है कि आरजेडी लगातार कोशिश कर रही थी। आरजेडी ने आखिरकार हमारे उन मीर जाफरों को ले जाने में वो कामयाब रही, लेकिन हम भी शुक्र मना रहे हैं कि हमारी सफों में से मीर जाफर चले गए। देखिए ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, 70-75 साल की जो हमारी पसमानदगी है। नहीं, लेकिन ये बड़ा झटका सफों में से किसी के जाने की बात समझ में आती है। अगर एक सफ है लंबी, उसमें से 2-3 लोग चले जाए, यहां तो आप देखिए कि वो 3/4 से भी ज्यादा लोग चले गए हैं, 2/3 से भी ज्यादा लोग चले गए। आप 5 में से 4 के 4 चले जाते हैं तो क्या? अच्छा, मेरा एक सवाल यह भी है कलीम रफी साहब, क्या इस तरह का कोई इनपुट, क्या इस तरह का कोई फीडबैक पार्टी को नहीं मिला था पहले कि ऐसी कुछ बात चल रही है? आपने अभी खुद कहा कि आरजेडी लगातार कोशिश कर रही थी, इसका मतलब है कि पार्टी आला कमान को भी खबर थी कि वहां ऐसी कोशिशें हो रही हैं। आपने उसे काउंटर के लिए क्या इक़दाम किए, क्या कमी रह गई? देखिए हमारे जो कायद हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनकी जो अपने पार्टी वर्कर्स के लिए या जो भी लीडर्स हैं उनके लिए ये क्लियर कट गाइडलाइन है कि आप संविधान के दायरे में रहकर अपनी कम्युनिटी की खिदमत करनी है। आप एमएलए जरूर बन गए, एमपी जरूर बन गए, लेकिन आपको अपने आप के लिए, जनता के लिए 24 घंटे समर्पित रखना है। लेकिन वो इस तरह की बात कभी किसी से नहीं कहते जिस तरह की ये पार्टियां बात करती हैं, जैसे आरजेडी है। आप जरूर उनको कोई ना कोई ऐसा लालच दिया गया होगा, पैसे का दिया गया हो, या कोई और आने वाले वक्त में उनको सुनहरे ख्वाब दिखाए गए हो और इनकी डोल गई हो, ये जान। लेकिन मैं अपने लीडर को जानता हूं कि वो जरूर ये वास्ता देते हैं, खासतौर से कोई मुस्लिम एमएलए या एमपी है उससे जरूर ये कहते हैं कि एक दुनिया तो यहां है जो आपको जनता को हिसाब देना है, और उसके बाद जो आखिरत में आपको अल्लाह के सामने खड़ा होना है, तो आपको अपनी आखिरत खराब नहीं करनी है। तो सवाल ऐसा लीडर जो इतनी शफाफ सियासत करता हो, अगर उसे भी छोड़ के कोई जा सकता है तो यकीनन उनके किरदार में बड़ी कमी है, यकीनन वो गद्दार भी हैं। वो अपनी उस अवाम जिसने उन पे भरोसा करके उनको चुना, उनके लिए बाज भी हैं। और वो तमाम पार्टियां जो इस तरह के षड्यंत्र में शामिल होती हैं, वो अपने आप को बीजेपी और आरएसएस से अलग न समझें। उनका किरदार वही है
चाहे वो चारा घोटाले में उनका नजर आया हो, या तो 15 साल में उन्होंने जो मुसलमानों का इस्तेसाल किया और जो उन्हें बैकवर्ड किया बनाए रखा, और खास तौर से जहां से ये चारों एमएलए आते हैं सीमांचल, उसका एरिया की अगर आप हालत देखेंगे तो हिंदुस्तान का सबसे बैकवर्ड, सबसे पसमानदा का है। अरे मुझे सब्र तो जब आ जाता जब वो कम से कम ऐसा कुछ काम करते कि अपने इलाके का ही कुछ भला कर लेते। अब आरजेडी तो न 3 में न 13 में, विपक्ष में भी नहीं है ढंग से, क्योंकि उनके घर में आपस में इतनी फूट है कि वो खुद ही पार्टी अपने आप में नहीं खड़ी हो पा रही है, और ऐसी पार्टी में ये लोग चले गए। अब इनको ये खुद सोचना चाहिए था कि आखिर कोई किरदार, कोई जबान का कोई पास होता है या नहीं होता है। यह सिर्फ अपॉर्चुनिज्म का नाम है, मौका परस्ती का नाम है। अरे भाई, हम जितने भी आज तक जहां पे भी एमआईएम ने सपोर्ट किया है, कहीं कोई हम फिरका परस्त ताकतों को सपोर्ट नहीं करते हैं। अभी भी अगर महाराष्ट्र में हमारे एमपी और एमएलए ने सपोर्ट किया तो कांग्रेस का जो एमपी थे उनको सपोर्ट किया राज्यसभा में। आज भी हम राष्ट्रपति के वोट के लिए भी जो हम सपोर्ट करने जा रहे हैं तो अपोजिशन के कैंडिडेट को हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम एज ए इंडिपेंडेंट पार्टी होने के बावजूद भी हम इन फिरकापरस्त ताकतों से लड़ रहे हैं और हर मुहाज पे लड़ रहे हैं। तो क्या अच्छा हो अगर मुसलमान अपनी इंडिपेंडेंट वॉइस के साथ उन्हीं सब पार्टियों को सपोर्ट करे जो फिरकापरस्त के साथ लड़ रही है। तो इसमें कुछ तो है नहीं, उन नामनिहाद सेकुलर पार्टीज को भी हमसे कोई नुकसान नहीं था, लेकिन एक नुकसान था। वो नुकसान ये था कि ये पार्टियां तो बंधुआ वोट समझती है मुसलमानों को, उसमें इंडिपेंडेंट लीडरशिप कैसे डेवलप हो गई, ये नुकसान है। ये बहुत बड़ा नुकसान है। ये उत्तर प्रदेश में भी कलीमुल हफीज साहब, क्या इसकी वजह यह है कि इंतखाबात जीत लेने के बाद, ठीक है आपके 5 एमएलए थे, 5 एमएलए आपके जीते, लेकिन मुझे ये बताएं कि 2020 के इंतखाबी नतीजों के बाद कितनी बार आपके आला कमान ने या बड़े लीडर, जो टॉप लीडर, उन्होंने उन इलाकों का दौरा किया? कितनी बार जाकर उन्होंने वहां पर उम्मीदें बंधाई कि इस बार नहीं तो अगली बार हम पावर का हिस्सा बनेंगे? और क्या वहां पर इस दौरान एमएलए फंड से ही सही कितने काम हुए? शायद कुछ ऐसा कोई खास तब्दीली वहां नजर नहीं आ रही होगी, और शायद ये हो सकता है कि उनको लगा होगा कि भाई हम रास्ता ही बदल लेते हैं। देखिए, इतनी तब्दीली आई उस इलाके में कि जो वहां एमएलए फंड से जो काम कराने थे उसकी तो मॉनिटरिंग मंथली होती थी। खुद साहब अपने हेडक्वार्टर दारुस्सलाम से उनकी मीटिंग लेते थे। यहां तक कोरोना में जब जाना आना पॉसिबल नहीं था तो जूम पे मीटिंग लेते थे, एक एक एमएलए से पूछते थे कि क्या क्या काम किया। उसके अलावा खुद हमारे पार्टी फंड से सीमांचल में लाखों करोड़ों रुपए की दवाइयां, इक्विपमेंट, एम्बुलेंस और ऐसे ऐसे इक्विपमेंट भेजिए जो बिल्कुल लेटेस्ट और एक बड़े हॉस्पिटल या बड़े डेवलप इलाकों में होते हैं। इसके अलावा जो और अफसोस की बात यह है विशाल साहब कि इस वक्त उस इलाके में बाढ़ आई हुई है, लोग जिंदगी से परेशान हैं, पूरे पूरे इलाके पानी में तबाह हो गए हैं, लोगों के पास खाने पीने का सामान नहीं है और त्राही त्राही और एक तरह से वहां पे एक सैलाब के आलम में लोग परेशान है। और ऐसे आलम में उनके 4 रिप्रेजेंटेटिव धोखा देकर उनको चले, तो इनके पास तो वो इंसानी कदरें भी नहीं है, वो इंसानियत का समझने का दर्द भी नहीं है कि हम अपने ऐसे वक्त में अपने इलाके की आवाम को बेसहारा या यतीम क्यों छोड़ें। अब आप मुझे बताइए कि जिस पार्टी ने इनको उस वक्त इस लायक नहीं समझा कि इन्हें टिकट देती, आज वो इन लायक समझेगी, और इनकी वो इस पार्टी से क्या फायदा उठाएंगे और ये उससे क्या फायदा उठाएंगे, सिवाय इसके कि इनकी कोई पर्सनल डील हो गई हो, कुछ इन्होंने ले लिया हो, अब वो पैसे की शक्ल में लिया हो या किसी और चीज में लिया हो। मतलब कि सीधे तौर पे इशारा है कि इनका किरदार अच्छा नहीं था, इनकी शख्सियत जो है, उनके अंदर वो जो खास सोच और एक खास विजन होना चाहिए वो नहीं था। सवाल मैं इसलिए बार बार आपसे कर रहा हूं कि जब आप वहां जाएंगे, आपके पार्टी की जो टॉप लीडरशिप फिर उन इलाकों में जाएगी, तो आपसे सवाल ये पूछेंगे वहां के लोग कि आप पर भरोसा करके आपने जिसे टिकट दिया था हमने उसे वोट दे दिया, लेकिन अब हमें बताएं कि हमारे साथ जो धोखा हुआ है तो हम इसके लिए इस धोखे का जो ठीकरा है किसके सर फोड़े। तब आप क्या जवाब देंगे उन 4 असेंबली हलकों के लोगों को? देखिए, हम उनको यकीनन उनके जो उन्हें तकलीफ पहुंची है, हम उसके लिए उनसे माजरत खा भी होंगे। हम उन्हें जरूर इस बात के लिए ये समझाएंगे कि देखिए, ये जो माहौल चल रहा है इस वक्त हिंदुस्तान में, और खासतौर से अकलियतों के खिलाफ वो एक तूफान आया हुआ है, एक यलगार है। आरएसएस और बीजेपी ने ऐलान जंग किया हुआ है। अब ऐसे वक्त में अगर आप लोगों के बीच में से ही जो आपने जिनको चुना
वो अगर धोखा दे गए तो आप हिम्मत मत हारिए, हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। ये लंबी लड़ाई है, ये रात अंधेरी भी है और लंबी भी है, इसको हम सबको मिलकर लड़ना होगा। ठीक है, हमारे कुछ जो 4 एमएलए धोखा दे गए, कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समाज बनाने में या कौमों की जिंदगी बनाने में 10-20 साल तो कोई मामूली सी बात है। अगर 2 साल का हमें अभी इंतजार भी करना पड़ेगा तो हम इंतजार करेंगे, और इंशाअल्लाह हम फिर पूरी ताकत से, जिस तरह से हमारे वहां के सदर अख्तरुल ईमान साहब ने कहा कि जब एक टूटा था तो मैं 5 लाया, अब 4 टूटे हैं तो इंशाअल्लाह मैं 24 एमएलए वहां की आवाम को दूंगा। इस बात पे हमें भरोसा रखना चाहिए। और अख्तरुल ईमान साहब का जो किरदार है और जो उनके काम करने का तरीका है, और खास तौर से जो उन्होंने बिहार असेंबली में जो हमारे कम्युनिटी के जो इश्यूज हैं उनको उठाया और तमाम फोरम पे उठाया, जहां जहां जो जो जिम्मेदारान थे उनके सामने जाके उठाया, और यहाँ के जातिगत जनगणना को लेके उन्होंने प्रधानमंत्री के पास भी अपनी पार्टी का रिप्रेजेंटेशन किया। तो वो साबित कर दिया है कि अगर इंडिपेंडेंट हमारी लीडरशिप होगी तो तादाद से इतना फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता कमिटमेंट से, कन्विक्शन से और सलाहियत और अहलियत से। अगर इस तरह के अगर हमें लोग 4 एमएलए हमारे अगर मीर जाफर थे तो हम फिर कहते हैं अगर ये चले गए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में हमारे साथ लोग और जुड़ेंगे। कौम में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, ठीक है, ये हमने इन पर भरोसा किया। अब इसको हमारी आप गलती भी कह सकते हैं, या हम अब किसी न किसी पे तो हमें यकीन करना था, तो अब ये आप एक नेचुरल भी मान सकते हैं। लेकिन ये जरूर है कि पार्टी को इन लोगों ने धोखा दिया और वहां की आवाम में जरूर मायूसी है, और हम आवाम के साथ खड़े हैं। हम इंशाअल्लाह बिना एमएलए की भी उन आवाम की तमाम उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश करेंगे जो एमएलए के साथ करते हैं। सारिका पासवान जुड़ चुके हैं हमारे साथ आरजेडी से। सारिका, सीधा सवाल है और आपके ऊपर बल्कि आपकी पार्टी पर इल्जाम लगा रहे हैं एमआईएम के लीडर कि आपने अक़लियतों को यानी मुसलमानों को न सिर्फ ये कि आपने उन्हें पसंद नहीं किया बल्कि आपने उनके लीडरशिप को कुचलाया। आप नहीं चाहते कि मुस्लिम लीडरशिप या मुस्लिम पार्टी, मुस्लिम नुमाइंदगी वहां पर हो, इसलिए आपने तोड़ा है और आपने अलोकतांत्रिक काम किया है। यह इल्जाम आप पर है सारिका, आप देर से जुड़ पाए हैं, अपना जवाब दे दें। जी, पहले तो नमस्कार आप सबों को। और अभी ये जिस तरह के इल्जाम की बात की जा रही है, ये बिल्कुल ही बेबुनियाद इल्जाम है, क्योंकि सब लोग जानते हैं, बिहार की जनता जानती है कि राष्ट्रीय जनता दल जो है वो A to Z की पार्टी है और वो हर एक लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लगातार, हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी जो अभी जो जिस तरीके से चाहे युवाओं की बात हो, महिलाओं की बात हो या प्रदेश की बात हो, एमआईएम के लोगों को तोड़ा है आपने गलत काम किया है, ये इल्जाम है। नहीं, ये तो वो बोल ही रही हूँ मैं, ये बिल्कुल ही बेबुनियाद इल्जाम है, क्योंकि वो चारों विधायक जो आज राष्ट्रीय जनता दल में आए हैं अपनी स्वेच्छा से आए हैं, और वो चारों के चारों विधायक जो है वो सीमांचल से आते हैं, और सीमांचल की जनता की ये पुकार थी, ये उनकी चाहत थी कि वो राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े, और वो अपने आवाम की चाहत को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने पार्टी में अपनी सहमति से वो आए, जिसको कि राष्ट्रीय जनता दल ने स्वीकार किया और तहे दिल से स्वीकार किया। लेकिन अगर ये वो करीम साहब मैं आपके पास आता हूं, उनको बोलने दे जरा। जी हाँ सारिका, तो बिल्कुल ये अपनी शिक्षा से आए हैं उन्हें, और मुझे लगता है कि ये वहां की आवाम की ये आवाज थी, उनकी जरूरत थी। आवाम की आवाज तो चुनाव में सुनाई देती है, जब आप टिकट देती हैं या नहीं देती हैं वो छोड़िए अभी, लेकिन फिर भी मैं इसका जवाब लेता हूं। कलीम साहब, सारिका पासवान कह रही है कि वो अपनी स्वेच्छा से आए हैं, अपनी मर्जी से आए हैं, उन्हें तो तोड़ा नहीं किया। इनके पास कौन सा पैमाना है जहां से इन्होंने आवाम की आवाज नाप ली? है कोई पैमाना इनके पास? ये चली जाएं, सोशल मीडिया देखें, इन्हें इतनी गालियां पड़ रही हैं जाने के बाद जो उन्होंने सोचा नहीं होगा। इन्हें जीतने के बाद इतनी मुबारकबाद नहीं मिली थी कि उससे 4 गुनी गालियां पड़ रही हैं। ये है आवाम की आवाज। सारिका मैडम, आप किस गलतफहमी में हैं? दुनिया या आवाम सब जानती है, आपके करतूत भी जानती है। आप फिर दूसरी पार्टियों को, अपोजिशन पार्टियों पर इल्जाम लगाना बंद कर देना जिस दिन आपके साथ ऐसा हो। आपने अक़लियत की जो लीडरशिप जैसे तैसे डेवलप हो रही थी, इतनी कोशिश करने के बाद तो आखिर हमारे 5 एमएलए वहां पे आए थे, आपने उसे कुचल दिया, और उस कुचलने को आप अपना कोई फन समझ रही हैं और उल्टा इल्जाम लगा रही हैं कि आवाम। ठीक है सारिका, आपका टेक जी।
मैं उनकी आवाज तो सुन नहीं पाई, लेकिन हाँ मैं आपके ही प्रश्नों पे अभी भी टिकी हुई और मैं उसी प्रश्न का जवाब देती हूँ कि जिस तरह की ये बात लगातार कह रहे हैं, तो देखिए सबको जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल जो एक इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने हर धर्म हर जाति के लोगों को दिल खोल करके स्वागत किया है और सबको लेकर के चलने वाली पार्टी, और इसका बखूबी हमने चाहे अभी विधान परिषद का चुनाव रहा हो, लेकिन आप पर ये इल्जाम तो लग रहा है कि आपने एक ऐसी पार्टी के एमएलए को तोड़ लिया जो अकलियतों की नुमाइंदगी यानी उनकी प्रतिनिधित्व कर रही थी वो पार्टी। देखिए अकलियतों की नुमाइंदगी मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल से ज्यादा अभी तक किसी ने किया नहीं। ठीक है, वो कम कर रही थी, कर तो रही थी। नहीं देखिए तब तो वहां के लोगों ने जिताया था उनको। कम और बेसी की बात नहीं है, अगर शुरू आखिर उनको वहां के लोगों ने वोट देकर जिताया था ना, आपके टिकट पर जीते तो नहीं थे वो। और उन्हीं लोगों की इच्छा थी कि वो चारों विधायक, ये कैसे पता चला? आप तो सवाल ही उठा रहे हैं यहाँ पर। स्वागत करते हुए वो लोग, हम लोगों ने भी स्वागत किया है और आगे की, चूंकि हम सब जानते हैं कि सीमांचल जो है एक ऐसा क्षेत्र है जो कि हमेशा से ही बाढ़ ग्रसित क्षेत्र रहा है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। मेरे पास अब वक्त नहीं बचा है, आप थोड़ा देर से जुड़ पाए हमारे बीच, वरना और ज्यादा बातचीत हो पाती थी। बहुत शुक्रिया करीम साहब आपका भी, सारिका आपका भी। तो नाज़रीन, दो रुख में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आदाब। में वापसी इन्होंने की है, इसलिए हम लोग दिल से इसका स्वागत